हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये EMRS का एग्जाम है 14 को और इसी को लेके हम आपको सेशन देते आ रहे हैं। EMRS की क्लासेस हम कराते आए हैं जिसमें हमने 2 बुक को कवर करने की कोशिश की थी। इसमें एक ये बुक थी है ना, और एक और जो कंटेंट वाली बुक थी वो। तो इसका अभी तक आपने हिंदी का सॉल्यूशन देख लिया, इंग्लिश का देख लिया और एन जो है ICT का भी हो गया, रीजनिंग का भी हो गया, इंग्लिश हिंदी और ये सब हो गया है ना। इसका जो बचा हुआ था वो टीचिंग एप्टीट्यूड और जो NEP वगैरह है वो अभी तक नहीं हुआ था और आप लोगों के कमेंट भी थे। तो किसी कारणवश मैं अपनी क्लासेस नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस क्लास में इस बुक का जैसे कि आपको पता है कि इसमें 2 PYQs दे रखे हैं है ना, जो कि 23 दिसंबर को हुआ था और एक 12 दिसंबर को हुआ था 2023 में TGT एंड PGT का। तो वो 2 PYQs दे रखे हैं और बाकी 15 जो है प्रैक्टिस सेट इसमें है। तो टोटल 17 सेट इस बुक में थे जिसका सॉल्यूशन हम आपको देते आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं PYQs का सॉल्यूशन दूंगी 2023 में जो हुआ था है ना, TGT PGT का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसके बाद में मेरी एक जो है लाइव क्लास है 8:15 पे। तो मैं वेट करूंगी आप सभी का उस लाइव क्लास में। उसमें मैं जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको हम उसमें कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। आप लोगों की शिकायतें थी कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड आपको नहीं पढ़ाया, तो इस पर मैं एक ही बात बोलूंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है ना। बहुत ज्यादा जो है मतलब एक तरह से बिजी जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल होने की वजह से मैं उसमें टाइम नहीं निकाल पा रही थी। खैर, आज मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ और 8:15 से जो हमारा लाइव सेशन है आप उसमें आएंगे जरूर, मुझे वेट रहेगा आपका। और उससे पहले आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जानी है वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 2 पेपर को मैं कवर कर रही हूँ, 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत मुश्किल नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम आपको एज ए टीचर अपने आप को मानना है। एक एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम अपने जहन में 3-4 चीजें लेके चल रही हैं। जैसे आप टीचर हैं, ठीक है, आप क्लास में हैं और आप क्लास में कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे, यही है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, यही है CDP, ठीक है। बहुत भारी भरकम इसका कंसेप्ट नहीं पूछे गए है ना, और उम्मीद है कि आगे भी नहीं पूछेगा। तो वही है, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है, कुछ कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। अगर कोई ऑप्शन में निगेटिव वर्ड्स का यूज हुआ है तो यकीनन वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज हुआ है और वो भी मोस्ट पॉजिटिव वर्ड यूज हुआ है तो वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, एक शानदार सा सेशन। और आप इसमें मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने TGT का पेपर उठाया है और उसका पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया है, लेकिन आप पहला क्वेश्चन करेंगे, इसको देखते हुए आंसर नहीं देंगे है ना। पहले आप अपना देखिए आंसर क्या है, क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन साइट्स एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट विच अप्रोच ही इज अडॉप्टिंग। एक टीचर है जो सबसे पहले क्या करता है, रूल बताता है, प्रिंसिपल बताता है, फिर वो एग्जाम्पल देता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि वो मेथड यूज कर रहा है? क्या वो इन्वेस्टिगेटरी मेथड यूज कर रहा है ना, या फिर वो इंडक्टिव मेथड यूज कर रहा है, डिडक्टिव कर रहा है, या एक्सप्लेनेटरी कर रहा है? हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज हुआ है। मैं कोशिश दोनों बाइलिंगुअल रहने की कोशिश करूंगी, बाकी मेरा ज्यादा इंग्लिश में ही चलता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए आपने पढ़ा होगा सीटेट में, B.Ed भी किया है आपने, सीटेट भी कर लिया है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम जो है रूल है ना, जब हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जब हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव, है ना, क्लियर। और जब हम इसका उल्टा कर देते हैं कि एग्जाम्पल से जब हम रूल की तरफ चलते हैं, है ना, एग्जाम्पल से रूल्स हमारा मेथड यूज होता है, तो वो कौन सा होता है, वो इंडक्टिव होता है। कौन सा होता है, इंडक्टिव, क्लियर। तो हमसे पूछा गया है इसमें कि रूल पहले एक टीचर बताता है फिर वो एग्जाम्पल देता है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो डिडक्टिव हो गया। एक एग्जाम्पल से समझिए क्या है ये डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है। मैं क्लास में आई, मुझे नाउन पढ़ाना है बच्चों को, मैं क्लास में आई, मैंने बोला हाँ बच्चे ये बताइए कि इस क्लास में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो बच्चा सबसे पहले जो भी उसे दिखा वो बोलना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर अगर इस स्टूडियो की बात करूं तो कैमरा है, स्क्रीन है ना, कम्युनिटी स्क्रीन है, बोर्ड है, पोडियम है, फोन है, ये सब बच्चे ने बता दिया, है ना।
पेन है, मार्कर है, जो भी उसे नजर आया बता दिया। मैंने बच्चे से बोला कि बच्चे आप जब ये सब आंसर, जब ये सब आप बता रहे हैं ना, यही तो नाउन है ना। मैंने क्या बोला कि जो आपने जो नाम लिए ना वही तो नाउन है। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो वही है कि मैंने पहले एग्जाम्पल बताए और फिर मैंने उसको रूल बता दिया। क्लियर। तो एग्जाम्पल से जब हम रूल की तरफ जाते हैं तो वो कौन सा मेथड होता है, वो इंडक्टिव, जो कि ये बेस्ट मेथड माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में कौन सा मेथड बेस्ट है, तो वो है इंडक्टिव, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग कराने का काम करता है इंडक्टिव। क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे 2-3 क्वेश्चन भी आपके कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, 2-3 क्वेश्चन भी और यहां से बनने के चांस होंगे। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का विशेषता नहीं है ना। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक क्या होता है? इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक होती है जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट लिखे हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट उसमें मर्ज हो, एक से ज्यादा स्किल पे जब वो बुक हमारी बात करती है उसे इंटीग्रेटेड कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू एक्सपीरियंस टीचर्स, इन एक्सपीरियंस टीचर, मतलब ये जो टेक्स्ट बुक है वो इन एक्सपीरियंस टीचर के लिए हेल्पफुल होती है। ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नोट, है ना। और एग्जाम में ऐसे वर्ड को आपको पकड़ना है। नोट जो है वो छुपा रहता है और हम नोट की जगह हम कुछ और ही लगा के आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में नोट पूछा जाता है ना, उसको नोट वर्ड को ही आपको हाईलाइट कर लेना है, सर्किल कर लेना है। तो इसमें से नोट एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक, तो सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू एक्सपीरियंस टीचर, इन एक्सपीरियंस टीचर। ऑप्शन बी, टेक्स्ट बुक कैन यूज्ड एज अ सिलेबस, इस बुक को हम एज अ सिलेबस यूज कर सकते हैं। या ऑप्शन बी, सी, दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल, ये जो बुक हैं वो प्रोवाइड करती है रेडीमेड मटेरियल्स। या ऑप्शन डी, दीज मे नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, ये जो बच्चा होता है ना, इंडिविजुअल लेवल पे जब बच्चा सीख रहा होता है, लर्निंग जो स्टाइल होता है उसमें वो हेल्पफुल नहीं होती। तो यहाँ पर नोट पूछा था, है ना। और नोट में हमें ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। क्या, क्यों नजर आ रहा है? इसमें बोला गया है कि जो इंटीग्रेटेड बुक होती है वो बच्चे का जो इंडिविजुअल लेवल होता है, इंडिविजुअल जो लर्निंग स्टाइल होता है उसको वो सूट नहीं करती। क्यों नहीं करेगी, है ना, उसमें तो सब कुछ दे रखा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये जो है बुक सूट करती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जो बुक होती है वो इन एक्सपीरियंस टीचर के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें सब होता है, सारे सब्जेक्ट मर्ज होते हैं और एक से ज्यादा स्किल पे ये बात करती है ना। और ये सिलेबस की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं और रेडीमेड मटेरियल होता ही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 32 का जो है आंसर हमारा जो है डी करेक्ट है, क्योंकि नोट पूछा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी ना, अभी तो मैंने इसमें जो है दे रखे हैं आंसर, मैंने इसी में लगाए हैं। जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जो कि अभी आपको 8:15 पे मेरा लाइव सेशन होगा, तो उसमें मैं आपको आंसर यहां पर लिख कर नहीं लेकर आऊंगी, वो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कंप्लीट द स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन को समझिए, यहां देख के आंसर मत करिए, क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर करिए। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, नथिंग हैज बीन, अगर टीचिंग में कुछ नहीं सीखा गया या सिखाया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां ऑब्जर्व नहीं हुआ, या टॉट मतलब पढ़ाया नहीं गया, या स्टडीड अध्ययन नहीं किया गया, या एग्जामिन जांचा नहीं गया, है ना। तो आपको क्या इसमें आंसर देना है, सोचिए थोड़ा सा। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए कंप्लीट करना है स्टेटमेंट। इफ इन टीचिंग इज नथिंग, इफ नथिंग हैज बीन लर्न, अगर टीचिंग में कुछ नहीं सीखा गया, इसका मतलब है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि टीचिंग का मतलब है, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है कि जब हम कुछ सीखते हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। तो वही हमारा हम कहते हैं कि हमारा टीचिंग इफेक्टिव हुआ, है ना। मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे को समझ ही नहीं रहा है, बच्चे का तो वही एटीट्यूड है जो पहले था, है ना, उसने कुछ समझा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, है ना। मेरा पढ़ाने का मतलब है कि उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आना, वो भी परमानेंट चेंज आना, यही लर्निंग है। क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैं नहीं बता रही हूँ, उसका अगर इसको एक्सप्लेनेशन को आपको देखना है तो टेलीग्राम से सीधा PDF उठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको भी मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगी ना तो वक्त बहुत जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 34, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इन वन हु हैज, इसमें से क्रिएटिव स्टूडेंट कौन है? क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक, है ना। सृजनात्मक या क्रिएटिव स्टूडेंट कौन होता है?
क्रिएटिव स्टूडेंट का मतलब होता है जिसके अपने थॉट होते हैं, जो अपने थॉट पे काम करता है, उसके खुद के आइडियाज होते हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं मारता है, उसका खुद का दिमाग चलता है। ठीक है, तो यही है क्रिएटिविटी। नए नए काम जो करता रहता है, नई नई चीजें जो इजाद करता रहता है, नई नई जो टेक्निक इजाद करता रहता है, नए नए आइडियाज जिसके आते रहते हैं, वही तो सृजनात्मक है, वही क्रिएटिव है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, बच्चा एक क्रिएटिव है हम कब मानेंगे, जब उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व की एबिलिटी है वो है उसके अंदर। या ऑप्शन बी, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, उसकी ओरिजिनलिटी है, उसके खुद के आइडियाज है। और ये मैंने बोला भी, क्रिएटिविटी कब होती है, जब हम खुद, जब मतलब मैं क्रिएटिव हूं, मैं क्या बोलूंगी कि मैं खुद के आइडिया पे काम करती हूँ, मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं मारती हूँ, है ना। ऑप्शन सी, अबव एवरेज आईक्यू, जो मतलब आईक्यू है, जो एवरेज आईक्यू है उससे उसका आईक्यू ज्यादा है। ऑप्शन डी, मेमोराइजेशन एबिलिटी, रटने की क्षमता है। तो देखिए मेमोराइजेशन एक निगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में हम इसे निगेटिव वर्ड मानते हैं, जो कि हमारा आंसर ये गलत कर देगा, है ना। और जो आईक्यू से थोड़ा नॉर्मल आईक्यू से, एवरेज आईक्यू से तो थोड़ा ऊपर है, क्या उसे बोलेंगे कि वो क्रिएटिव है? नहीं, हो सकता है कि वो बहुत विद्वान तो हो सकता है, बट वो कॉपी पेस्ट ही मार रहा हो, है ना, वो किसी और चीज में विद्वान हो लेकिन क्रिएटिव ना हो। ऑप्शन बी सी हमारा नहीं होगा। एबिलिटी टू प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, बट हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्रिएटिविटी हम उसी को मानेंगे, क्रिएटिव हम उसी को मानेंगे जिसका खुद के आइडियाज हैं, है ना, ओरिजिनलिटी है। और ओरिजिनलिटी क्या होता है, मैं मानूंगी, मैं बोल रही हूँ कि जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स का मेरा जो मतलब बुक्स है, या मतलब इस बार जो मेरी बुक्स के सेट आए, 4 बुक का सेट आया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, रीजनिंग एंड रीजनिंग नहीं, इंग्लिश एंड PYQ सॉल्यूशन, मैं बोलूंगी वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। इसका मतलब ये है कि वो मेरा खुद का है, वो मैंने खुद से अपना, मैंने उस पर काम किया, मैंने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो वही है ओरिजिनलिटी। तो हमारा क्रिएटिव कौन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी बोला गया है सृजनात्मक विद्यार्थी की प्रमुख विशेषता है जिज्ञासा, मौलिकता, उसमें सीखने की कुछ जिज्ञासा होगी, वो नए नए कुछ काम सीखेगा, है ना, एक चीज पर नहीं अटकेगा। कल्पनाशीलता, बिल्कुल कल्पनाशीलता जो होगी वो उसके अंदर होगी, है ना। और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की तत्परता, ऐसे बालक समस्या के नए और अनोखे हल ढूंढते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Which kind of ICT tools is not useful in learner center approach? देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इन्होंने ICT डाल दिया, है ना, और वैसे भी 20 मार्क्स का ICT है, तो आपको बहुत अच्छे से ICT को पढ़ के जाना है। और आसिम सर ने बहुत अच्छे से आपको ICT कराया भी है। चलिए, इसमें बोला गया है कि इसमें से कौन सा तरीका है जो कि ICT टूल्स इज नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच में इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है, टूल्स है जो कि यूजफुल नहीं है, नोट पूछा है, नोट यूजफुल। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेटिव, ऑप्शन बी इंफॉर्मेटिव, या सिचुएटिंग, या फिर कंस्ट्रक्टिव। इसमें से कौन सा ऐसा काइंड है, प्रकार है जो कि ICT टूल्स में, ICT टूल नॉट मतलब यूजफुल नहीं है, इसमें से कौन सा जो है तरीका है, किस चीज में वो हमारा ICT टूल यूजफुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा इसमें, बी इंफॉर्मेटिव। क्लियर, इंफॉर्मेटिव। सिचुएटिंग होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर कम्युनिकेटिव, इसमें ICT का यूज होगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव तो इंफॉर्मेशन तो हम कैसे भी दे सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपने ICT बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, तो मैं ICT पे ज्यादा जोर यहाँ पर नहीं दूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड पे ही मैं दूंगी। अब बोलेंगे मैम इतना फास्ट क्यों चल रही है, यहाँ तो रिवीजन एक तरह से मैं आप पढ़ चुके होंगे, बस मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ही करा रही हूँ। और 8:15 से पहले आपको ये वीडियो देनी है, और अभी मैं इसको रिकॉर्ड भी 5 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ठीक है, तो बस वही है कि आप लोगों के पास ये वीडियो मेरी 8:15 से पहले चली जाए और उसके बाद हम लाइव क्लास कर पाए। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है इसमें से कौन सा, उसमें से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह सकते हैं कि क्वालिटी नहीं है। किसकी क्वालिटी नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की। और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, इसको हम समेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, समेटिव भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इट अलाउज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट। मतलब एक तरह से ये क्या है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि एक ये जो इवेल्युएशन होता है उसी का एक मेथड है, तरीका है। तो इवेल्युएशन से हमें क्या पता चलता है, मूल्यांकन से हमें क्या पता चलता है, यही पूछा गया। इट अलाउज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इंप्रूव अपॉन, ये विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है। अच्छा, इट इज जजमेंटल एंड हेंस इवेल्युएटिव,
ये निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। जो भी है हिंदी है हेतु, ये बड़ा मुश्किल कभी कभी हिंदी पूछ लेता है ना, बड़ा मुश्किल टर्म्स दे देता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि फॉलोइंग इज नोट, नोट पूछा है तो नोट का मतलब यहाँ पर हमें निगेटिव ही बताना है। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब हम जो इवेल्युएशन करते हैं, जब मतलब जैसे मान लें कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं है ना, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है कि ये फीडबैक हमें देता है। मान लो कि मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या मेरा जो तरीका था वो सही था या नहीं सही था, है ना। इसके लिए तो मैं आपसे टेस्ट लूंगी ना, इवेल्युएशन करूंगी ना आपका। फिर आप जब टेस्ट देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो इसका मतलब यह है कि फीडबैक मुझे इससे मिलता ही मिलता है। जब हम असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, है ना, इवेल्युएशन करते हैं, तो हमें वहां पर फीडबैक लेते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा मेथड कितना इफेक्टिव रहा है, टीचिंग हमारी कितनी इफेक्टिव रही है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब नोट पूछा है तो हमें नेगेटिव डालना है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से हमें ये हेल्प करता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चे का जो कमजोरी है और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है। बिल्कुल, जब बच्चा टेस्ट देता है तो उसे पता चलता है कि आखिर वो कहाँ फेल हुआ है ना, और उसे ये पता चलता है उसका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर उसका स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये भी ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, इट अलाउज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क, अपने इससे क्या होता है कि बच्चे का अपने ही कार्य को समीक्षा करने का अवसर देता है। मतलब बच्चे को समझ में आता है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, कहाँ सही हूँ, मुझे कहाँ किस यूनिट पर काम करने की जरूरत है। वैसे ही जैसा आपने शुरू में कंटेंट पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि अभी और कौन सा यूनिट ऐसा है जो आपको रिविजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। अगर ऑप्शन डी की बात करूं तो ये जजमेंटल है, ऐसा नहीं है ना, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। जजमेंटल नहीं है कि फाइनल ये है कि इसके बाद कुछ आगे पीछे नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सही था ना आंसर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम, प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। अच्छा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम, मैचिंग जोड़े बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रकार है। देखिए मैं यहां पर बता दूं, ये आइटम जो इसमें बोला गया है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन की बात कर रहा है। यहाँ पर इसे क्वेश्चन बोलना चाहिए था, आइटम कुछ वर्ड थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है ना, लेकिन इसने यूज किया तो हम क्या कर सकते हैं। एवरी सप्लाई आइटम टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम, प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स आइटम इज एन एक्सेस, जो हमारे विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। बिल्कुल सही है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये भी आंसर हमारा ठीक है, कोई दिक्कत है। आपसे नोट पूछा है तो नोट ही निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्रिएटिव एबिलिटी है ये क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया और उसका आंसर मैंने ए बी सी और डी दे दिया। अब आपसे मैंने पूछा इसमें से सही आंसर बताइए और इसमें से अपना आंसर जो है चूज करिए। अब इसमें कौन सी क्रिएटिविटी झलक रही है? अगर आपसे इसका आंसर आता है तो देंगे, नहीं आता तो नहीं देंगे, है ना। तो यहां पर आपकी कोई क्रिएटिविटी काम में नहीं आने वाली है, ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी आपकी बिल्कुल भी काम में क्रिएटिविटी यहां पर कोई भी काम में नहीं आने वाली है, या आपको क्रिएटिव यहां पर नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर तो आपको फिक्स किया जा रहा है कि आप 4 ही ऑप्शन है आपके पास और इन 4 में से ही आपको सेलेक्ट करना है सही क्या है गलत क्या है। क्लियर? तो क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिविटी कब आती है? क्रिएटिविटी कब आती है? जब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, चलिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मैंने आपसे बोला कि हमारा जो देश है उसका नाम बताइए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन दिया
कि हमारा जो देश है उसका नाम बताइए। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया इंडिया, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया चाइना, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया जापान, है ना, मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया यूएसए। आपको अगर आ रहा होगा कि हाँ हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया है, तो आप इस पर टिक कर देंगे और बाकी यहां पर गलत हो जाएंगे। क्लियर? इसमें कौन सी क्रिएटिविटी वाली बात थी? नहीं। क्लियर? कोई दिमाग चला आपका? नहीं। अब मैंने पूछा आपसे कि हमारा जो देश है ना उसकी कोई 5 क्वालिटी बताओ। क्या पूछा मैंने? कि हमारा जो देश है भारत, इंडिया, आप उसकी कोई 5 विशेषता बताओ, कोई 5 क्वालिटी बताओ। तो हमारे तो देश, जिस देश में रहते हैं उसकी तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ही क्वालिटी हम जानते हैं, और क्वालिटी बतानी भी चाहिए। तो मतलब मेरा वहां वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मैंने जब आपसे पूछा कि हमारे देश की कोई 5 क्वालिटी बताओ, कोई 5 विशेषता बताओ, तो अब आपका दिमाग काम करेगा, है ना, थोड़ा सोचेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, और उसके बाद में आप मुझे कोई 5 बेस्ट लाइन निकाल के देंगे। 25 बच्चों की अगर क्लास है, 25 बच्चे अगर मेरी क्लास में हैं, तो हो सकता है उन 25 बच्चों का आंसर एक दूसरे से अलग हो, किसी का भी आंसर आपस में मैच ना करे, क्योंकि सब अपना आंसर देंगे और यहां पर सबका आंसर डिफर हो सकता है, वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। क्लियर? तो वहां क्रिएटिविटी है। तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, क्या उसमें क्रिएटिविटी आती है? नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। तो हमारा आंसर सी जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर बात करूं, मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम, बिल्कुल सही बात है। जो मैचिंग करने वाले होते हैं, तो ए बी सी डी इधर दिया होता है और फिर हमेशा क्या करने होता है, मैच करना होता है ना। तो वही तो इसमें बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इसके हिसाब से तो करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे अगर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर है। क्लियर? वैसे निगेटिव है और निगेटिव भी पूछा है, तो हमने निगेटिव आंसर यहाँ पर निकाल के दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड लैंग्वेज का खेल है, बाकी ऐसा नहीं है। बताइए कुछ मुश्किल था उसमें? नहीं, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आखिर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन है 38, विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले, इसमें से जो प्ले का प्रिंसिपल है, प्ले वे मेथड है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड है वो हेल्प करता है इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें से कौन सा ऐसा प्ले वे मेथड है जो कि बच्चों की जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, उसको वो कल्टीवेट करने में, उसको वो बनाने में, सीखने में, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन की भावना उनमें आने में कौन सा इसमें मेथड है जो हेल्प करता है? प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, जो कंप्लीट फ्रीडम वाला सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का सिद्धांत। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्ले वे मेथड है जो कि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन कल्टीवेट करने में हेल्प करते हैं? क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उत्तरदायित्व जब हम बच्चे को देते हैं, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की भावना आती है। ठीक है? हॉस्टल में रहने वाले बच्चे जब अपनी क्लास के लिए खुद उठ के जाते हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही बनती है कि मेरी 9 बजे क्लास है, मेरी 8 बजे क्लास है और मुझे क्लास में पहुंचना है। उसे पता है कि उसको वहां उठाने के लिए, उसे जगाने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो वो खुद ही उठेंगे और चले जाएंगे। इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उठने की? उसकी खुद की है। जब खुद की है तो उसमें क्या आ गया? सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, है ना। जब घर पे हम होते हैं तो हमें कहते हैं ना कि अपने भाई को बोलते हैं, अपने सिस्टर को बोलते हैं, या फिर अपने जो है किसको बोलते हैं, अम्मी को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं कि हमें उठा दीजिएगा, इतने बजे हमें वहां जाना है। तो इसका क्या है मतलब? हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना। हम क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन में हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दूसरों को बोला हुआ है कि हम उठा दीजिएगा। तो जब हम खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब भी हम क्या होते हैं? एक सेल्फ डिसिप्लिन में होते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट? बहुत मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ही पूछा है, एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। इसमें से कौन सा है जो कि एसोसिएटेड नहीं है, संबंध नहीं है, किससे? यूनिट टेस्ट है। अब सबसे पहले आपको यूनिट टेस्ट के बारे में ही पता होना चाहिए, यूनिट टेस्ट क्या होता है, फिर आपको आंसर करना है। तो देखिए यूनिट टेस्ट क्या होता है, मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, है ना, मैंने चैप्टर पढ़ाया, या फिर मैंने कोई सिलेबस का पार्ट कंप्लीट किया, या फिर मैंने कोई लेसन पढ़ाया, कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, या फिर मैंने कोई पार्ट पढ़ाया,
या मैंने खास तौर से कोई यूनिट जो थी सिलेबस की उसको मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, अब मैं टेस्ट ले रही हूं। क्या ले रही हूं? टेस्ट ले रही हूं। यही यूनिट टेस्ट हो गया। मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, मैंने सिलेबस का कोई पार्ट कंप्लीट किया, मैंने कोई भी सिलेबस का कोई भी हिस्सा पार्ट कंप्लीट करने के बाद, कोई चैप्टर कंप्लीट या कोई टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, है ना, कोई टॉपिक है ना मैंने कंप्लीट किया। अब मैं चाह रही हूं कि पता भी तो चले बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, उस पर मैंने टेस्ट ले लिया, तो वही हो गया यूनिट टेस्ट। अब इसमें पूछा गया है कि उसकी क्वालिटी इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रिजल्ट शेयर विद पेरेंट्स। जो ये रिजल्ट है वो पेरेंट्स से शेयर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। नोट पूछा है तो हम निगेटिव ही निकालेंगे। ऐसा जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हम रिजल्ट बताते हैं ना पेरेंट्स को, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी की अगर बात करूं तो कन्फाइन टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दक्षताओं की सीमित संख्या होती है, तो इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। टोटली कंट्रोल्ड बाय टीचर, बिल्कुल टीचर इसको कंट्रोल करता है क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो मैं टेस्ट लूंगी, है ना। ऑप्शन डी, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, इसमें स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट जो टेस्ट होता है उसका यूज होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नोट पूछा है डी। अब इसको ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक यूनिट टेस्ट है, मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, मैं उसका टेस्ट ले रही हूं, समझ में आ गया। इसमें मैं एक क्वेश्चन भी डाल सकती हूँ, दो भी डाल सकती हूँ, मेरा मन है मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लूं, मैं शॉर्ट पूछ लूं, मैं 10 पूछ लूं, मैं 25 पूछ लूं, उसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, मेरी मर्जी है, मुझे पता है टॉपिक से मुझे क्या पूछना है। क्लियर? अगर मैं स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट का यूज कर रही हूं तो इसका मतलब होता है कि मैं एक नेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो यूज कर रही हूँ, स्टेट लेवल का जो स्टैंडर्ड है मैं उसको यूज कर रही हूँ, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया। इन सब में एक स्टैंडर्ड होता है, एक सेट होता है इसका, है ना, एक फॉर्मेट होता है जिसको हमें यूज करना होता है। अगर जैसे केवीएस में है 20 नंबर का आईसीटी है तो मतलब 20 ही नंबर का आईसीटी पूछेगा, है ना, जबकि मेरा टॉपिक तो कंप्लीट हुआ है और मुझे पता है कि मुझे उसी टॉपिक से पूछना, तो ऐसा तो नहीं है कि आईसीटी जो केवीएस में आएगा वो एक ही टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछ ले, नहीं। तो यहाँ यूनिट टेस्ट जो होता है वो एक टीचर कंट्रोल करता है, नेशनल लेवल का नहीं होता। क्लियर? वो अपने लेवल का होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। क्या पूछा है? लीस्ट। देखिए मैं इसे हाईलाइट कर रही हूं, आपको भी ध्यान रखना है, आपको यह देखना है कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, आपके पेपर में पूछा क्या जा रहा है। लीस्ट हो, मोस्ट हो, नोट हो, ये वर्ड का ख्याल रखना है। क्लियर? वरना ये आपका आंसर गलत करा सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लीस्ट मतलब सबसे कम जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे कम अफेक्ट करेगा टीचिंग को? ऑप्शन नंबर है को करिकुलर एक्टिविटीज, या इमिटेशन, या मैचुरेशन, या फिर रेडीनेस। आपको एक्सप्लेन में कर देती हूँ एक एक ऑप्शन, है ना। इसमें पूछा है लीस्ट, तो देखिए सबसे पहले रेडीनेस तो मोस्ट मतलब अफेक्टिव फैक्टर है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाना चाह रही हूँ लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आप रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, बच्चा रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर तो अफेक्ट होगा, है ना। तो बच्चे का रेडी होना बहुत जरूरी है, रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। लीस्ट पूछा है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हम यहाँ पर इस तरह का जो है क्रॉस निशान लगा देते हैं। ऑप्शन सी पर जब आते हैं मैचुरेशन, बिल्कुल अब जो टॉपिक है मेरा उसके लेवल का बच्चे में क्या होना चाहिए? मैचुरेशन होना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। पता चला कि मैं तो 10th लेवल का पढ़ा रही हूँ, बच्चा 2nd क्लास का है, तो क्या बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा, है ना। तो यहां पर मेरा आंसर सी भी नहीं होगा। इमिटेशन, इमिटेशन मतलब अनुकरण, बच्चा देख के सीखता है। मैं कोई काम करा रही हूँ, मैं कुछ सिखा रही हूँ, तो बच्चा मुझे देख के सीखे, है ना। तो ये भी जो है फैक्टर मोस्ट अफेक्टिव फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो इतना मोस्ट अफेक्टिव जो है फैक्टर नहीं है टीचिंग में, लर्निंग में। तो करेक्ट आंसर, अब यहाँ पर हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाता है, मतलब 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था जो कि 16 दिसंबर को था, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड, और हमने एक सेट को जो है वो लगभग 30 मिनट में कर लिया है, तो 1 घंटे की क्लास रहेगी। अच्छी क्लास है मुझे लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या है, किसका प्रकार है कह सकते हैं। इसको भी अगर बाय एंड लार्ज को भी आप छोड़ दें, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड डाल देता है कि जो है एस्पिरेंट जो है वो क्या हो, परेशान हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, है ना।
तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बहरहाल आपको इफेक्टिव टीचिंग के बारे में यहाँ पर बताना है। क्या है? टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक क्या होगा? एटीट्यूड होगा, अभिवृत्ति होगी। ऑप्शन बी, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, या फिर टीचर्स की जो एबिलिटी है वो स्टूडेंट्स को मतलब सिखा सके, है ना, टीचर्स की वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को सिखा सके। ऑप्शन सी, टीचर्स ऑनेस्टी, शिक्षक एक क्या होना चाहिए कि ऑनेस्ट होना चाहिए अपने टीचिंग को लेकर, ऐसा नहीं है किसी और को लेकर ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना, यहाँ पर कोई और का मामला नहीं चल रहा है, यहाँ पर है टीचिंग को लेके। ऑप्शन डी, टीचर्स स्कॉलरशिप, शिक्षक की ये स्कॉलरशिप का यहाँ पर फेलोशिप या पैसे से लेना देना नहीं है। स्कॉलरशिप मीन्स स्कॉलर होते हैं ना, विद्वान होते हैं, पंडित, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इफेक्टिव टीचिंग पे अगर हम जाते हैं तो बी हो जाएगा। क्यों? देखो, टीचर्स कितना भी विद्वान है लेकिन वो बच्चों को सिखा ही नहीं पा रहा है, कोई मतलब नहीं है, इफेक्टिव यहाँ पर टीचिंग नहीं होगी। इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग हो जाएगी, इफेक्टिव होगी वो तभी मानी जाएगी जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ वो मेरा सामने वाला जो बच्चा बैठा हुआ है उसने भी सीख लिया, जो मैं कहना चाह रही हूँ बच्चे ने सीख लिया, जो मैं सिखाना चाह रही हूँ बच्चे ने उसी वे में सीख लिया, है ना। तो वही है कि मैं जो पढ़ा रही थी, मैं जो सिखा रही थी वो बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, ये इफेक्टिव टीचिंग है। सीख लिया तो इफेक्टिव, और नहीं सीखा तो मेरा कोई टीचिंग इफेक्टिव नहीं हुआ। तो टीचर्स कितना भी ऑनेस्ट है, अगर वो बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है तो वो मतलब इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, बिल्कुल इसमें निगेटिव वर्ड कुछ नहीं था, है ना। टीचर का ऑनेस्ट होना, टीचर का विद्वान होना, ये टीचर का जो एक तरह से जो मतलब एटीट्यूड है बच्चों को सिखाने को लेके वो अच्छा है, पॉजिटिव है, निगेटिव तो नहीं है। बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो है इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, तो मतलब इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इफेक्टिव टीचिंग जो मैंने आपको बोला, हमें मोस्ट पॉजिटिव यहाँ पर लाइन निकालनी है, तो वही है कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, टीचर उसको सिखा पा रहा है नहीं सिखा पा रहा है, क्लियर। तो वही होगा हमारा इफेक्टिव टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, है ना, मैंने गलत टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, Which of the following is not an example of assessment of learning? इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? किसका एग्जाम्पल नहीं है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मैंने आपको बोला इवेल्युएशन का एक मेथड है, ठीक है, इवेल्युएशन का मेथड है, मूल्यांकन का मेथड है। तो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जब हम एग्जाम कराते हैं जिसमें स्कॉलरशिप दे जाती है कि आप इस एग्जाम में टॉप करोगे तो इतना स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें टॉप करोगे तो इतना स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना, उस टाइप का आपको पूछा जा रहा है। क्या वो एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग है? मूल्यांकन का एक तरीका है। ऑप्शन बी, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है उस समय असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। या ऑप्शन सी, एनुअल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है मूल्यांकन होता है। असेसमेंट ऑफ होमवर्क जब हम चेक कर रहे होते हैं तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्लियर। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग से यहाँ पर तो स्कॉलरशिप हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप हमें कुछ इवेल्युएट हम नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड आ जा रहा है हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको प्राइज दे रहे हैं, क्लियर, हम उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो उसमें नहीं क्वालिफाई किया, हमने उसका ये तो नहीं चेक किया कि उसमें से कितने बच्चे रह गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर जो है उसके क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं कर पाए, ये तो हमें उसका मतलब नहीं होता। हम देख लेते हैं इस बच्चे ने टॉप किया, इनको हमें फेलोशिप देनी है, स्कॉलरशिप देनी है, बात खत्म, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट पूछा था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जब आप बच्चे का रिकॉर्ड रखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि बच्चा किस फील्ड में कितना एक्सपर्ट है, किस फील्ड में कहाँ वीक है ना, क्या किस पूरा A to Z जब उसका रिकॉर्ड बनता है तो असेसमेंट ही होता है, उसका मूल्यांकन ही होता है ना। एनुअल एग्जामिनेशन से बिल्कुल मूल्यांकन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। लर्निंग का असेसमेंट मींस उसका चेक किया जाता है कितने लर्निंग हुई है कितनी नहीं हुई है, तो वो एनुअल एग्जाम जो होते हैं, जाहिर सी बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। असेसमेंट ऑफ होमवर्क, जब हम होमवर्क देते हैं उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ स्टूडेंट आर नॉट टॉकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, एक बच्चा है आपकी क्लास में जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता, है ना, तब आप क्या करोगे? द टीचर शुड, आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे बच्चे का? तो फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स एंड सीक देयर इंडल्जेंस, मतलब आप क्या करोगे? प्राचार्य और उनके माता पिता से शिकायत करेंगे और उनकी मध्यस्थता की मांग करेंगे, इस तरह के क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को या उसके प्रिंसिपल को। फाइंड आउट कॉज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप रीजन को फाइंड आउट करोगे कि क्यों नहीं सीख रहा है बच्चा, है ना। या ऑप्शन सी, आस्क देम सो टू व्हाई दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, पूछेंगे
कि भाई क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो पढ़ाई वढ़ाई में। टेल देम दैट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज वुड लीड टू गुड रिजल्ट। उसे बोलेंगे कि पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, अच्छा होगा, है ना, ये बोलेंगे। चलिए खैर मजाक नहीं, अब हम अपने आंसर पे आते हैं। एक बच्चा है जो कि स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्यों नहीं है ये तो जानने की कोशिश करेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है। हो सकता है वो इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा है, इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है मेरा मेथड उसे यूज समझ नहीं आ रहा हो सकता है मेरा जो मेथड है वो उसे समझ नहीं आता हो, है ना, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे सब्जेक्ट से डर नहीं लगता, सब्जेक्ट के टीचर से ज्यादा डर लगता है ना, उसकी वजह से वो बच्चा उस सब्जेक्ट में ही वीक रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा एक वर्ड आता है फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। और किसको कंप्लेन करना? प्रिंसिपल को कंप्लेन करना, पेरेंट्स को कंप्लेन करना, या फिर अपने जो कलीग हैं उनको कंप्लेन करना। वो हमारा आंसर कहीं से कहीं तक नहीं होता, क्योंकि ये आपका और बच्चे का मामला है, ना कि प्रिंसिपल का, ना कि पेरेंट्स का। और हम कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बच्चे के खिलाफ तो कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। और मैंने बोला कि एक वर्ड है इसमें फाइंड आउट कॉज, है ना, फाइंड आउट द रीजन भी आता है, फाइंड आउट द कॉज भी आता है। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों नहीं है, क्लियर। और डायग्नोस करेंगे, फिर उसका हम रेमेडियल करेंगे। मतलब पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसका निदान करेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसी में फाइंड आउट कॉज, इसमें अगर डायग्नोस आता ना वो भी हमारा आंसर सही होता, क्योंकि डायग्नोस का मतलब भी होता है फाइंड आउट द रीजन, क्लियर। बाकी ये तो कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को बोलेंगे क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो, है ना, या फिर पढ़ लो तो अच्छी बात है, ये तो नहीं बोलेंगे। बच्चा छोटा है तो उसे समझाने की हम उसे फाइंड आउट करेंगे उसका रीजन। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ यूनिट टेस्ट। दो पेपर हुए और दोनों पेपर में असेसमेंट ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया, दोनों पेपर में यूनिट टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के दिए, उसमें भी रिपीटेशन देखने को मिला। तो अच्छे से लगा लीजिएगा, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है? टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, बिल्कुल हमने देखा। यूज्ड फॉर रेमेडियल पर्पस, बिल्कुल उपचारात्मक, मैंने बोला ना रेमेडियल। मतलब जब हम कोई मतलब यूनिट टेस्ट लेते हैं, जब मैंने कोई टेस्ट लिया तो मुझे पता चला ना बच्चा कहाँ कमजोर है, तो इससे क्या पता चला मुझे? पता चला कि अब मैं रेमेडी उसका कर सकती हूँ, बच्चा कहाँ कमजोर है मैं उसे पढ़ा सकती हूँ। मुझे पता चला बच्चे को मेथड समझ नहीं आया तो मैं मेथड चेंज करूंगी, है ना, यहाँ पर रेमेडियल चलेगा मेरा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर नोट पूछा है ना, तो निगेटिव निकालेंगे, क्लियर। तो ये भी ठीक है। स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट, ये मैंने अभी बोला, क्यों? क्योंकि यूनिट टेस्ट में हम इसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते ये भी मैंने आपको बताया। कन्फाइन टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें से टीचर सेंटर्ड अप्रोच कौन सा नहीं है? टीचर सेंटर अप्रोच की विशेषता नहीं है। इनफ स्कोप फॉर डिस्कशन, ये डिस्कशन गलत है, यहाँ पर डिस्कशन है, ठीक है। क्या है? डिस्कशन। यहाँ पर स्कोप होता है डिस्कशन और डिबेट का, अवेलेबल होता है ऑप्शन बी। कोर्सेज प्रेस्क्राइब्ड कैन बी कंप्लीटेड इन टाइम, जो कि कोर्स होता है वो टाइम पे कंप्लीट होता है, आपसे पूछा है नोट, ठीक है। ऑप्शन सी, लार्ज साइज क्लासेस आर हैंडल्ड वेरी वेल, जो मतलब बहुत बड़ी क्लास होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। ऑप्शन डी, अनफैमिलियर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आर डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, अपरिचित और अमूर्त जो प्रत्येक शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। चलिए इसमें देखिए आपसे पूछा है कि जो टीचर सेंटर की विशेषता इसमें से नहीं है, क्लियर। तो मैं पहले ही देख लूंगी ऑप्शन नंबर ए। क्यों देख लूंगी ऑप्शन नंबर ए? इसमें पूछा है, इसमें इनफ स्कोप होता है डिस्कशन और डिबेट का। आपको ध्यान होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, एक टीचर सेंटर होता है, एक लर्नर सेंटर होता है, ठीक है। एक क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है और एक लर्नर सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड में जो पावर होती है वो 100% किसके पास होती है? टीचर के पास होती है, ठीक है। 100% किसके पास होती है? टीचर के पास होती है। लर्नर सेंटर में ये जो पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है, किसमें डिवाइड हो जाती है? 50-50%, 50% टीचर और 50% स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां इसका मतलब ये है कि डिबेट अगर टीचर करेगा तो डिबेट डिस्कशन करेगा। और यहाँ पर जो होता है लर्नर सेंटर में, यहाँ पर लर्नर सेंटर में क्या होता है कि 50-50% मामला होता है। तो यहाँ पर जितने भी जो मतलब क्लास में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है। किसका होता है? जो हमारा स्टूडेंट है ना, जो हमारा स्टूडेंट है, लर्नर है, उसका पार्टिसिपेशन
जरूरी होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बच्चा यहाँ पर एक्टिव होता है। तो अब ये बताइए कि जब डिस्कशन होगा तो टीचर खुद से ही डिस्कशन करेगा क्या? नहीं ना। तो टीचर जब बच्चे के साथ डिस्कशन कर रहा है, बच्चे के साथ जब डिस्कशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा एक्टिव है। और टीचर सेंटर में बच्चा एक्टिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा कि टीचर सेंटर में हमारा डिस्कशन और डिबेट का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता। क्लियर? तो मैं बाकी ऑप्शन पढ़ूंगी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। लर्नर सेंटर जो होता है उसमें बच्चा एक्टिव होता है, और डिस्कशन डिबेट किस में देखे जाते हैं? लर्नर सेंटर्ड में। क्वेश्चन नंबर 46, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ propositions and deal with propositions instead of object. He deals with some total of possibilities rather than empirical situation. He takes final steps towards versatility in thought. Mohan is at which stage of Piaget model? आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से पूछा जाए। इसकी अगर मैं बात करूं, जो मोहन का इसमें ऑप्शन मोहन का जो एग्जांपल दिया गया वो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर बी पे जाता है। ये जो स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज है, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्लियर? इसका डिटेल में, क्योंकि मैं यहां पर अगर डिटेल में बताऊंगी तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आप जो पियाजे की थ्योरी है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द एश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। जो आईसीटी में एक मॉडल है एश्योर, है ना, एक एश्योर मतलब ASSURE। तो लर्निंग प्रोसेस में, इसमें लर्निंग प्रोसेस जो है इसमें एश्योर का मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एश्योर का मतलब क्या है। तो ए का मतलब यहां पर जो था, ठीक है, ए जो है यहां पर, ए का मतलब है एनालाइज द मतलब जो लर्नर है उसकी बात यहां पर हो रही है। क्लियर? एनालाइज द कंटेंट नहीं होगा, एनालाइज द लर्नर। ऑप्शन अगर एस की मैं बात करूं, स्टैंड्स फॉर क्या था? स्टेट द ऑब्जेक्टिव। तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, अपना ऑप्शन को यहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। एनालाइज लर्नर्स, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी में एक्टिविटी है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एनालाइज द लर्नर्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एनालाइज द कंटेंट, कंटेंट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए चला गया, है ना। ऑप्शन और एस की बात करें तो स्टेट द एम, स्टेट द एम बिल्कुल ठीक है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव, ये भी ठीक है। तो बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एस पर अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, इस वाले का मतलब होता है सेलेक्ट द मटेरियल टाइप का जो भी होता है वो है। तो सेलेक्ट द मटेरियल और सेलेक्ट द, यहां पर भी ठीक है, मटेरियल एंड इवेलुएट। यस, E4 होता है इवेलुएट। E4 क्या होता है? इवेलुएट। यूटिलिटी, U4 होता है यूटिलिटी, है ना, यूज करना। क्लियर? तो यहां पर हमारा इवेलुएट बिल्कुल सही आंसर है और एक्सटेंड हमारा यहां पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा चला जाएगा। एश्योर के आपको क्या करना है? आपको फुल फॉर्म याद रखना है एश्योर का। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? एश्योर का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, R4 रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड द जो भी जो है रिक्वायर्ड लर्नर रेस्पॉन्स। आपको शायद मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको बता देती हूँ। A4 है एनालाइज द लर्नर, जो एनालाइज द लर्नर्स जो करेक्टर है उसको, मतलब बच्चा कितना सीखा हुआ है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, अभी फिलहाल वो क्या सीखना चाह रहा है, इन सबको एनालाइज करना। उसके बाद में अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव को सेट करना। उसके बाद में जो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया उसके लिए मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है ना, उस मटेरियल की आपको यूटिलिटी यूज करना है। और उसके बाद में आपको जो इसके करने के बाद में आपका जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसका रेस्पॉन्स भी जरूरी है ना। रिक्वायर्ड किसकी होगी कि बच्चा भी उस पर रेस्पॉन्स करे, और जब बच्चा ने सीख लिया, रेस्पॉन्स किया, तो आप उसका क्या करेंगे? आप इवैल्यूएशन करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 48, विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट बिलोंग टू एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज के बारे में पूछा है, किशोर अवस्था के बारे में पूछा है। और आपको पता होगा कि किशोर अवस्था जो है, एक इसमें क्या चलता है, हीरो वर्शिप भी चलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हीरो वर्शिप किस एज की विशेषता है, तो हीरो वर्शिप जो है वो एडोलेसेंट स्टेज की विशेषता है। एडोलेसेंट किशोर अवस्था, इसमें जो होता है कि मतलब जो कुछ आइडियल अपने मानते हैं कि मेरा वो, इस एज में आपने देखा होगा किशोर अवस्था में कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनका आइडियल होते हैं ना, कुछ जो होते हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मान सकते हैं, तो कुछ का हीरो हीरोइन भी आइडियल होती है, ठीक है। तो यही हीरो वर्शिप होती है। इनको अपना जो सेम जो अपना जो उनका कहना चाहिए कि जो सेक्स है ना, उसमें उनको रहना पसंद होता है, उनका वो पेयर बनाना पसंद करते हैं, अपने एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोनाउंस ग्रुप लॉयल्टी, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर भी जो हमारा डी चला जाएगा कि इनके जो ग्रुप होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं और दोस्तों के लिए वो मरना मारना मरने पे तैयार रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एडोलेसेंट वाली जो स्टेज है उसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा है जो टीचर को नहीं अपनी रोल प्ले करना है। फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब इसमें से नोट पूछा है ना, नोट पूछा है ना, नोट, यस, निगेटिव निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच वो यूज कर रहा है, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उससे वो फेस करा रहा है। ये तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा, है ना। रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, जो एग्जांपल है उसका यूज करना, मतलब बच्चों को ये ना लगे कि जो उन्होंने सीखा था वो बिल्कुल ही अलग हो रहा है ना, और जो रियल सिचुएशन है वो बिल्कुल एकदम अलग हो रही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। ऑप्शन में नोट पूछा है तो हमारा नोट ही आंसर, निगेटिव आंसर निकलेगा। डिस्करेजिंग सेल्फ एनालाइज एंड सेल्फ असेसमेंट, मतलब ये क्या करेंगे, टीचर का एक रोल ये नहीं होना चाहिए कि वो डिस्करेज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम डिस्करेज किसी को कर ही नहीं सकते, खासतौर से बच्चों को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिस्करेज तो बिल्कुल ना करें, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अकॉर्डिंग, नोट के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा क्योंकि निगेटिव है। अब ये देख लेते हैं कोई और भी मोस्ट नेगेटिव वर्ड यूज हुआ हो तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। बीइंग सेंसिटिव टू प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में जो बच्चे हैं उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेकर मैं क्या रहूंगी, सेंसिटिव रहूंगी कि बच्चे ने पहले ही जो प्रीवियस नॉलेज है वो कैसी है, वो क्या है, वो क्या सीख कर आया है, और उसके बेस पे ही मैं आगे की चीजें सिखाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा करेक्ट है, ठीक है, सही है, मतलब निगेटिव नहीं है। ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर नोट की मैं बात करूं तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा चला जाएगा बी, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड यूज हुआ है, क्रिएट, डिस्करेज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में प्रैक्टिस सेट आ जाएगा जो कि 8:15 पे मेरे लाइव क्लास होगी, उसमें मैं इस सेट को कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। 30 क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड, इसमें से एडवांटेज नहीं है किसका, डिस्कवरी मेथड का। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, ये विद्यार्थियों के जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि डिस्कवरी मेथड क्या है। डिस्कवरी मेथड में बच्चा खुद एक्टिव होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहा होता है ना। तो हमारा ये तो सही है कि वो बच्चा जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेगा, खुद फील्ड में उतरेगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या करेगा, जीवन के लिए तैयार होने होगा, बिल्कुल लाइफ एक्सपीरियंस उसको मिलेगा, है ना। और आपसे नोट पूछा है तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं खुद का एक्सपीरियंस लूंगी, जब मैं बाहर फील्ड पे उतरूंगी तो मुझे पता है ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मुझे उसमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, मुझे उसमें जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी हाई होगा मेरा। ऑप्शन सी, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस के लिए नहीं, डिस्कवरी मेथड लोअर क्लासेस के लिए नहीं हो सकता। छोटे बच्चों को आप फील्ड पे नहीं भेज सकते कि जाओ और खोजो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी तो मेरा नहीं होगा, बाकी डी को देख लेते हैं तब हम इसे क्लिक करेंगे। इट डेवलप साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, बिल्कुल, क्योंकि जब हम डिस्कवरी करते हैं तो इसमें साइंटिफिक हमारा और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होना चाहिए, इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन किए और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर 20 में से 18 प्लस आपका स्कोर हुआ होगा। मुझे तो लगता है कि 20 ही हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था। और अब चलिए 8:15 पे मेरी लाइव क्लास है ना, तो मैं वेट करूंगी और जो प्रैक्टिस सेट है उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए, और बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब और कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा चैनल, है ना। बड़ी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वक्त निकाल के ये मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ें छोड़ के मैं आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।